हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक, आप लोग का पता नहीं लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। तो आज मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 6 क्लास 6 का हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का ये लेसन 7 है, ठीक, जिसका एक टॉपिक है कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आप लोग जानते ही होंगे अशोक के बारे में, इसमें क्लियर बताऊंगी मैं। तो यही टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ और प्लीज़ 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 अच्छे से उसको देखिए और डाउट हो तो फिर से देखिए। देखने का ये कोई नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज़ जो भी डाउट हो वो क्लियर कीजिए। अगर आप लोग को उसमें भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आंसर दे दूँगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आप लोग भी आराम से देखिए और ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, ताकि सब कुछ बेसिक्स ही क्लियर रहे। ठीक, तो एक रोशन नाम का लड़का है, तो उसी पे आधारित है ये स्टोरी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये स्टोरी में सब कुछ पता चलेगा। तो शुरू करते हैं अब कि जन्मदिन पर रोशन को दादाजी के कड़क नोट मिले। ठीक, जन्मदिन था उनका, तो दादाजी के तरफ से उनको पैसा मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल एक नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। ठीक, तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं ओर छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो अब सोचना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे कहानी स्टार्ट होगा। तो अब सोचने लगा वो। और एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य है। एक टॉपिक आया है कि एक बहुत बड़ा राज्य और उसका साम्राज्य। ठीक, हम जिन शेरों के चित्र पैसे रुपयों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक, इस पुस्तक में तुमने क्लास 6 में पढ़ा होगा, अध्याय 6 में, मतलब इससे पहले मैं बताई हुई हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो वो पीछे वाला देख लीजिएगा। ठीक, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। उत्कीर्ण किए गए हैं मतलब पत्थर स्तंभ पे, मतलब एक मोटा जैसा एक पोल टाइप में रहता है, उसको स्तंभ कहते हैं। तो उसमें ये जो है तो वो उसमें छापा गया था। ठीक, इसके पहले कि हम यह जानें कि इस अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक, तो ये हम लोग समझते हैं कि क्यों कहा जाता है। शेरों वाला स्तंभ शीर्ष, देखिए यहाँ पे एक स्तंभ ही है ये, लेकिन ये शेर वाला है, देखिए। ठीक, आप लोग को बस बहुत अच्छे से सुनना है। अब शुरू करते हैं। ठीक, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो वो जिस साम्राज्य पे शासन करते थे तो उसका स्थापना उसके दादा के द्वारा हुआ था और वो 2300 वर्ष पहले किए थे। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है और चाणक्य एक ही व्यक्ति थे और एक बुद्धिमान व्यक्ति थे वो, और चंद्रगुप्त की सहायता के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की एक बुक में मिलते हैं। तो जो भी कौटिल्य थे, चाणक्य थे जो, वो एक अर्थशास्त्र नाम का एक किताब
लिखा गया है और उसी में उसका वर्णन है। ठीक, तो अब वंश के बारे में चलते हैं कि वंश क्या होता है। तो वंश क्या होता है देखते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, ठीक, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे मैंने अभी बताया 2300 में हुआ था उनका स्थापना, उसके द्वारा उनके द्वारा, और उसका बेटा बिंदुसार। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक, तो ऐसे वंश होता है, जैसे हमारे परदादा, फिर हमारे दादा, फिर हमारे पापा, फिर मैं, मतलब ऐसे वंश चलता है। ठीक, उसी को वंश कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बोल सकते हैं। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। ठीक, देखेंगे। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर प्रमुख थे। कौन कौन नगर थे? साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो था वो उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया के लिए आने जाने का रास्ता था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन पड़ता था उत्तर से दक्षिण भारत से वो जाने वाला रास्ता था, और तक्षशिला पड़ता था उत्तर पश्चिम से दक्षिण मध्य एशिया के बीच आने जाने का रास्ता था। ठीक, शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारों और शिल्पकार रहा करते थे। तो ऐसा बताया जा सकता है, संभावना है कि उस नगर में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक, तो जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। जो साम्राज्य का था बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो उसमें किसान और पशुपालक के गांव भी बसे हुए थे। और मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत का चौथाई मतलब हिस्सा वहाँ का इलाका था, वो ज़्यादातर क्या था? जंगल था वहाँ पे। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। वहाँ जो व्यक्ति रहते थे जंगल टाइप में मध्य भारत में, तो वहाँ फल फूल होता था और वहाँ जानवर का शिकार करते थे और अपना गुजर बसर करते थे, मतलब जीविका चलाते थे। तो साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो जो मध्य भारत में जो थे वहाँ पे तो पशुपालक रहते थे और ये रहते थे, तो उसमें क्या होता था, अलग अलग भाषा बोलता था इंसान, और वहाँ पे अलग अलग तरह का खाना भी खाता था, भोजन करते थे। और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म का जो होता है पोशाक, ड्रेस होता है, वो भी अलग अलग टाइप में पहनते थे। तो अब मैप पे चलते हैं। तो मैप में है कि जहाँ लाल बिंदु दिखाया गया है वो सारे साम्राज्य के भीतर थे। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जितने 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 आपको कंधार, लंपक, शाहबाज गढ़ी, मनसेहरा जितने भी दिख रहा है ना, मेरठ, बहापुर, टोपरा, दिल्ली में है अभी लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ? जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, मैंने पढ़ाया था पिछले ही लेसन में। उसके बाद लोरैया, अर्गदान, कौशाम्बी, इलाहाबाद, रूपनाथ, गुज्जर, गिरनार, तो जितने भी थे तो वो सब इलाके से थे, और काला कलर का जितना भी था तो वो सब बाहर के थे। ठीक, तो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, राज्य और साम्राज्य कैसे भिन्न है, मतलब एक दूसरे से कैसे भिन्न है।
देखते हैं। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्य क्या होता है, राज्य से भी बड़ा होता है और उसकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो जो सम्राट होते हैं वो राजा की तुलना में ज़्यादा संसाधन का उसको ज़रूरत पड़ता है और इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है कि टैक्सेस जो अधिकारी होते हैं, टैक्स अधिकारी, तो वो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है साम्राज्य चलाने के लिए। ठीक, तो आप लोग जानते हैं साम्राज्य बड़ा है और राज्य छोटा है। ठीक, साम्राज्य का प्रशासन। तो चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि यह इलाके में लोग गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो जो टैक्सेस होते थे तो वो टैक्स कौन वसूलेगा, तो वो क्या होता था, वो राजा जो वहाँ के होते थे तो वो अधिकारी का नियुक्त भी करता था। ठीक, क्योंकि तरह तरह के वहाँ पे अलग अलग किस्म के लोग थे तो जैसे जैसे था वैसे ही उसका टैक्स भी होता होगा। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उसको सजा भी देते थे। तो जो राजा का नियम जो नहीं मानता था, आदेश नहीं मानते थे, तो क्या होता था, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। मतलब इतनी अधिकारी को छूट थी, राजा के द्वारा छूट दी गई थी। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक दूसरे जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। मतलब जो मैसेजेस पहुंचाते थे वो एक दो जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। और क्या होता था, वो राजा के जो जासूस अधिकारी होते थे वो क्या क्या करते थे उस पर नज़र हमेशा रखते थे। इस सब के ऊपर सम्राट था, सबसे ऊपर कौन था, सम्राट, जो राज्य परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इस पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इस क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। ठीक, तो वहाँ का जो परंपरा था और नियम था वही माना जाता था। उसके बाद अब आगे देखते हैं। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। जो प्रादेशिक केंद्र होते हैं वो बहुत विस्तारित क्षेत्र था, एरिया था। ठीक, बहुत बड़ा एरिया था। इसके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। तो मौर्य शासक जो थे वो आने जाने के लिए नियंत्रण रखते थे और ये बहुत महत्वपूर्ण भी थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो चाणक्य द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, तो उसमें ये मिला है, ये लिखा हुआ मिला है कि जो उत्तर पश्चिम का एरिया था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था और जो दक्षिण भारत का एरिया था वो सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। तो संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। मतलब जो संसाधन है ऐसा संभव, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संसाधन जो भी होते थे वो नजराना के लिए इकट्ठा किए जाते थे। ठीक, अब नजराना क्या होता है ये देख लेते हैं। यहाँ कर यानी टैक्स नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे। वही नजराना, जो टैक्स जो इकट्ठा करके रखा हुआ होता था तो उसी को नजराना कहते हैं। और वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए लिए जाते थे जो स्वेच्छा से
इस इसे देते थे। ठीक? तो क्या होता था कि जो नजराना होता था वो नियमित ढंग से जो इकट्ठा किया जाता था उसको नजराना कहते हैं। और वही नजराना क्या होता था, अनियमित रूप से मतलब अनियमित मतलब रेगुलर नहीं होता था, इनरेगुलर होता था, तो उसमें जब भी संभव होता था इकट्ठा किया जाता था। और ऐसे नजराने अलग अलग पदार्थों के लिए, प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे, मतलब जो अपने मन से देते थे। तो वैसा नजराना होता था। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे है राजधानी में सम्राट। तो राजधानी में सम्राट देखते हैं। मेगास्थनीज है और चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन कौन राजदूत था? ये था मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। वो क्या देखते हैं, एक छोटा सा है, तो मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा। क्या होता है कि यहाँ हम पहले विवरण का एक अंश दे रहे हैं, एक छोटा सा है, तो देखते हैं ये अंश क्या है, ये कौन सा विवरण किया है मेगास्थनीज ने। तो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। सम्राट होता है जो जनता के सामने आने के लिए शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाए जाते हैं। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं के से घिरे होते हैं और वे हमेशा इस बात से डरे होते हैं कि कहीं कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास कर नौकर उस खाने को चखते हैं जो बराबर 2 रात एक ही दिन में नहीं सोते थे। ठीक, जो मतलब ये चखाने के लिए 1-2 रात से वो नहीं सोने दिया जाता था, जो चखते थे खाना को। ठीक, और पाटलिपुत्र के द्वारा देखते हैं। पाटलिपुत्र कहाँ, जो आधुनिक पटना है, जो अभी का पटना है, उसे तभी पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो ये ओल्ड नेम है पटना का। ठीक, पाटलिपुत्र। तो यहाँ देखते हैं, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ठीक, 570 और बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिलों वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों ओर से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक, तो ऐसा होता था। और अंत में देखते हैं कि जंगल वाले इलाके आते थे, जो वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र होते थे। उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें ला कर देते थे। तो वहाँ वहाँ से ये उम्मीद किया जाता था कि ये जो मौर्य अधिकारी होते थे तो वो हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ लाकर भी देते थे। तो अशोक एक अनोखा सम्राट। तो अनोखा सम्राट क्यों कहलाया, देखते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मौर्य अपना जो वंश है उसका प्रसिद्ध शासक है, और वो क्या करते थे, वो ऐसा पहले शासक थे कि वो अभिलेख के द्वारा वो जो छपाया जाता था स्तंभ वगैरह में, तो उसके द्वारा वो संदेश पहुंचाने की कोशिश भी किए थे कि, और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में है। तो तभी प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि बहुत ज़्यादा क्रेज था उनका। तो यही अशोक का जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में किया गया है। ठीक, तो कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, एक युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध, तो वहीं पे अशोक ने वर्णन किया था, तो ये अभिलेख वहीं का है। तो इसका भी एक झलक देखते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही थी, क्या कही थी देखते हैं।
राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों हुआ? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बना लिए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगा संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। किसने लिखा है ये? अशोक ने लिखा है, ऐसा अभिलेख में माना जाता है। और कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो कलिंग की लड़ाई में युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। मतलब संस्कृत भाषा में धम्म कहते हैं या फिर धर्म को प्राकृत रूप में धर्म बोल सकते हैं और संस्कृत में धम्म। ठीक, तो ऐसा एक छोटा सा उन्होंने लिखा है। तो अब देखते हैं, अब अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा जानते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा जो है, जो हम लोग का आज का उड़ीसा है, वो तटवर्ती उड़ीसा है। उनका पहले का नाम क्या था? कलिंग। तो मानचित्र 5 पृष्ठ 68 देखो। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था। कलिंग को मतलब उड़ीसा को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था। किसने? अशोक ने। क्योंकि युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय कर लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो यही था अशोक का कलिंग युद्ध। वहाँ जो खून खराबा उन्होंने देखा था तो उससे उनको विरक्ति हो गई कि अब से ये कभी युद्ध ही नहीं करेंगे। इसीलिए इन्होंने ये संकल्प लिया था। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर, इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। देखिए ये सांड वाला जो फिगर है, ये सांड में देखिए यहाँ पे जो कुछ है ना, ये दिखाई देगा आपको। यहाँ पे कुछ कुछ है, चित्रित है। ठीक, तो ये अशोक के ज़माने का था, तो ये इसमें दिखाया गया है। यही मौर्यकालीन है। देखिए ये जो उत्कीर्ण होता था तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता था उस टाइम का, क्योंकि वैसा कोई नहीं करता था शासक जल्दी क्या, पहला शासक यही अशोक ने ही किया था। तो अशोक का धर्म क्या है, यानी उसका अशोक का धर्म क्या है, देखते हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा तथा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता है जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। किसने? अशोक ने। ठीक, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उसमें वेदनाएं थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। अशोक के जो साम्राज्य में व्यक्ति थे बहुत सारे, वो व्यक्ति सब अलग अलग धर्म को मानते थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बड़ी बलि चलाई जाती थी। जानवर का जो बलि होता है वो चढ़ाया जाता था। दासों तथा नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वह पड़ोसियों के बीच भी झगड़ा होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों को नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दे। तो उन्होंने एक अधिकारी को नियुक्त किया और वो अधिकारी का नाम क्या था? धम्म महामात उनका नाम रखा गया। और
वो उसका उस अधिकारी का काम क्या होता था, वो अलग अलग जगह में जाकर वो धम्म जो है अशोक का धम्म का शिक्षा देने लगे। ठीक। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं तथा स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। तो सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में और श्रीलंका में भी अपना ऐसे ही अधिकारी भेजा गया था, और जो नहीं पढ़ सकते थे उसको सुनाया जाए, ऐसा उनका आदेश था। ठीक। तो अब देखते हैं, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। तो अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश, उनका संदेश ही क्या था अपनी प्रजा के लिए, छोटा सा ये है, देख लेते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे तब उनके बच्चे का विवाह होता है। बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य तरह की प्रकार की रीतियां हैं। ये कौन सा रीति है, देखते हैं। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातों में गलत है। मतलब अपने धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है, तुम्हारा धर्म तो खराब है, तो ये दोनों ही बातें गलत है उनके हिसाब से। और हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई तथा दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। तो अब इसमें देखती हूँ मैं कि क्या है। ब्राह्मणी लिपि, देखिए यहाँ उनके बारे में बताया गया है। ब्राह्मणी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियों पिछले सैकड़ों वर्षों की ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं। तो आरंभिक ब्राह्मणी था, तो वह देखिए कैसे लिखा जाता था उस टाइम। और जो देवनागरी, जैसे हम लोग लिखते हैं देवनागरी, तो वो देखिए कैसे लिखा जाता था। और वहीं पे देखिए बांग्ला में देखिए अ का उच्चारण कैसे लिखा जाता है। मलयालम में देखिए और तमिल में देखिए तो अलग अलग है। तो इसके जरिए यही दिखाया गया है। ठीक। अब अन्यत्र में थोड़ा देखते हैं। मौर्य साम्राज्य से उभरने से थोड़ा पहले, नहीं ये जरूरी नहीं है तो उतना मैं डीप नहीं जाऊंगी। अब आगे का बात करते हैं, आगे का बात थोड़ा देख लेते हैं। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक। मतलब क्या हुआ कि 2300 में चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य के दादाजी थे, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक। और 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, मतलब खत्म हो गया। पतन मतलब खत्म हो जाना होता है उनका, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर कई अन्य राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में
तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर पश्चिमी उत्तर भारत पर शक नामक एक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजित मिल गई। अभी ये सब के बारे में भी मैं बात करूंगी, लेकिन आगे चैप्टर में। अध्याय 10 शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायन पुष्यमित्र शुंग एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व और कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। 1700 पहले शुंग तब तक शासन चलाया जब तक गुप्त साम्राज्य का स्थापना हुआ। तो ये स्थापना कब हुआ था? 1700 में। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के बीच इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 वर्ष पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 वर्ष तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भाग में वाकाटक वंश की शासन स्थापित हुई। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो सातवाहन का राज्य चला वो 2100 में शुरू हुआ था और 400 वर्षों तक चला था। उसके बाद 1700 वर्ष में मध्य और पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित शुरू हो गया था। कब? 1700 वर्ष पहले। और दक्षिण भारत में 2200 से 1800 वर्ष पूर्व चोलों चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया था। मतलब 2200 से 1800, मतलब अब 1800 पे आया है और 2800 से 2200 मतलब 15 साल इधर कितना 2 और उधर 4 साल 400 साल किया इसने किया। और चेरों और पांड्यों और चोलों ने इसका शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। 1500 में क्या हुआ? पल्लव वंश और चालुक्य 2 बड़े राज्य का स्थापना किया उन्होंने। और इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इसके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है। इन सबके साथ अलग अलग ऐसे परिवर्तन भी हो रहे हैं जिसमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीनों में रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा पश्चिम पूर्वी एशिया मानचित्र 6 देखो, और समुद्री रास्ते भी खुल गए थे। मंदिरों, स्तूपों तथा नए इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम बातों को ध्यान में रखना। तो ये था, देखिए ये जो है ये सातवाहन का सिक्का है और ये शंख वंश जो था, शक वंश का सिक्का यहाँ है और सातवाहन का यहाँ है, शक वंश का यहाँ है। और देखिए कुषाण का सिक्का के बारे में बताया गया था, तो कुषाण का सिक्का यहाँ है और हिंद यवन का जो सिक्का था, ये सिक्का इस प्रकार होता था, इस तरह का सिक्का होता था। तो यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। ये लेसन ख़त्म हो गया 7 और 8 में अब चलेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग पहले ये देखिए। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, डीपली से आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो क्लिक करके देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ कीजिए। बहुत ये मैं एक्साइटेड होके पढ़ाती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि अच्छा से हो ही नहीं पा रहा है। आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए।
आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं ऐसे ही बहुत कोशिश करूँगी, बहुत सारा सब्जेक्ट जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर करूँगी, लेकिन इससे पहले आप लोग का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और मैं क्या ही कहूँ, आपके सपोर्ट से ही सब कुछ होगा। और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।